तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 113 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा सारा आपका PYQ है, यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम नहीं कई एग्जाम में पूछा हुआ है, दरोगा में पूछा हुआ है, मतलब बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, BPSC में पूछा हुआ है, और भारतीय संविधान की नजर से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली देखो ये क्वेश्चन, ये शब्द, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपके संविधान में वरीयता की दृष्टि से किसे बताया गया है। जैसे आप देखते हो प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे पद होते हैं। तो उन पदों में सबसे बड़ा, फिर छोटा, छोटा छोटा, इस टाइप का क्रम आपको सजाना है यहाँ पे। तो देखो एज यूजुअल पता है ना, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो हमारे संविधान में सबसे ऊंचा पद है ना, कानून व्यवस्था में सबसे ऊंचा पद किसे दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति के बाद जगह आता है किसका, उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के बाद स्थान आता है प्रधानमंत्री का। और ऐसे देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्रम देखते हुए समझते हुए चलते हैं। जैसे देखिएगा अगर हम लोग देखें कि संविधान में सबसे ऊंचा पद जो है किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है हमारे राष्ट्रपति को। फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, नंबर टू पे कौन आता है, तो नंबर 2 पे आते हैं आपके उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अभी कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ साहब अभी उपराष्ट्रपति हैं। और नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कौन है, प्रधानमंत्री, जिनके बारे में हम लोग को पता है कि रियल जो पावर होता है वो किसके पास होता है, वो होता है प्रधानमंत्री के पास। और नाम मात्र का जो पावर होता है वो किसके पास होता है, वो होता है हमारे राष्ट्रपति के पास। तो ऊपर से तो 3 याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आदमी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दिन प्रधानमंत्री। उसके बाद आइएगा नंबर 4 पे। नंबर 4 पे कौन आते हैं, राज्यपाल। अपने अपने राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो अपने राज्य में सर्वोच्च पे आएंगे, है ना। और अगर सरकार पूरा केंद्र को लेकर के देखें, संघ को लेकर के चलिए, तो राज्यपाल जो है कितने नंबर पे आएगा, वो आएगा आपका कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे। उसके बाद आगे देखते हैं तो देखिएगा 5 नंबर पे। 5 नंबर पे कौन आएंगे, तो 5 नंबर पे आते हैं आपके पूर्व राष्ट्रपति, है ना, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उप प्रधानमंत्री। ठीक है, 2 बार पर लिखा गया, पूर्व उप प्रधान, सही भाई, सही था भाई, पूर्व उप प्रधानमंत्री कितने नंबर पे आते हैं, 5 नंबर पे। और फिर से रिकॉल करते हुए चलेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, देन पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है आपका संवैधानिक पद नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जब राजनीतिक इशू होता है तभी उप प्रधानमंत्री का पद सृजित होता है। नेक्स्ट में देखिएगा नंबर 6 पे कौन आते हैं, CJI, सुप्रीम कोर्ट के जज। और इन्हीं के बराबर दर्जा किसको दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर भी कहते हैं। तो 6ठे नंबर पे कौन कौन आ जाएंगे, CJI भी आ जाएंगे और आपके स्पीकर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 26 लोगों को लिस्टेड किया गया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको सारा याद करना है। आपको कम से कम 6 या 7 तक का रैंकिंग का याद रखना है। उसके बाद देखिएगा 7वें नंबर पे कौन आता है, और 7वें नंबर पे बहुत लोगों को स्थान दिया गया है। किसको किसको देखिएगा, कैबिनेट मंत्री को। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो कितने रैंकिंग पे आते हैं, वो 7 नंबर पे आते हैं। उसके बाद देखना मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो है ये कितने नंबर पे आएंगे, ये आ जाएंगे आपके कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। उसके बाद देखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक ना। लोकसभा तथा राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो आ जाएगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष का भी जो रैंकिंग है वो कितना आ जाएगा, 7 नंबर का। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अगर आपको पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो आप बता सकते हैं कि वरीयता क्रम में उसको कौन सा स्थान मिला हुआ है। और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कितने नंबर पे आता है वरीयता क्रम में। उसके बाद देखिएगा 7 का क में जगह दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार विजेता को, है ना। भारत रत्न जिसको मिला हुआ है उनको भी इस प्रोटोकॉल में स्थान दिया हुआ है, इस वरीयता में स्थान दिया हुआ है, जो कितने नंबर पे आते हैं, 7 का क में। और फिर आप 8 नंबर पे जब आते हो तो यहाँ पे देखते हो कि जो आपके राजदूत होते हैं उनको भी यहाँ स्थान दिया गया है। उसके बाद फिर जब आप 9 नंबर पे आते हो तो देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, CJI को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अन्य जज हो गए, UPSC के चेयरपर्सन हो गए, CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये लोग जो है कितने नंबर पे आते हैं, तो ये आते हैं 9 नंबर पे। और 10 में जब आप देखते हो तो देखो 10 में किसका चर्चा है, 3 में चर्चा है राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष,
है ना। राज्य के उप मुख्यमंत्री और आपका संघ के जो राज्य मंत्री होते हैं ये कितने नंबर पे आते हैं, तो ये आते हैं आपके 10 नंबर पे। तो एक बार हम लोग इसको देखिएगा, एक बार रिकॉल करते हुए चलते हैं, देखना है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ पे आकर रुकना है। फिर नंबर 4 पे कौन आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है। और नंबर 5 पे कौन आ रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उप प्रधानमंत्री। 6 पे आ रहे हैं आपके सीजीआई और स्पीकर। याद रखिएगा, सवाल बन सकता है कि सीजीआई के बराबरी का दर्जा किसको दिया गया, स्पीकर को दिया गया अपने सदन में। उसके बाद 7 नंबर पे बहुत सारे लोग आते हैं, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, है ना, पूर्व पीएम, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये सारे कहाँ पे आ रहे हैं, 7 नंबर पे आ रहे हैं। 7 का कॉमन ही स्थान दिया गया, कई बुक में आपको 7 में ही मिल जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार विजेता। 8 में राजदूत आते हैं। 9 में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरमैन, सीएजी वगैरह कहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके 9 में। और 10 में कौन आ रहे हैं, राज्यसभा का उपसभापति वगैरह। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या लगेगा। पढ़ लिए क्वेश्चन, अब आप यहाँ पे देखो आंसर लगाओ खुद से कौन हो जाएगा। तो देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, याद आ रहा है आपको, सीजीआई के साथ और किसको रखा गया था, स्पीकर साहब को। और सीजीआई कितने नंबर पे आ रहे हैं, नंबर 6 पे आ रहे हैं ना। सीजीआई कितने नंबर पे आ रहे हैं, तो सीजीआई आ रहे हैं आपके 6 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद देखो आ रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक ना, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये तो और भी, लेकिन देखो यहाँ पे पकड़ने लायक लाइन क्या था, राज्यों के राज्यपाल, इनको देखो सबसे पीछे डाल दिया, जबकि राज्यों का जो राज्यपाल है ये कितने नंबर पे आ रहा था रैंकिंग में, 4 नंबर पे। इट मीन्स कि ये ऑप्शन गलत है। राज्यपाल जो है ये आपका हमेशा कहाँ रहेगा, यहाँ भी देखो राज्यों का राज्यपाल सेकंड में दिया है। और इसके पहले आए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के बारे में दिया हुआ है, जो स्पीकर के साथ थे और कितने नंबर पे थे, 6ठे नंबर पे थे। तो एक चीज हम लोग को ये समझ में आया ऑप्शन से कि राज्यों का राज्यपाल वाला जो ऑप्शन है ये पहले आना चाहिए, जो कि आपको 2 में दिख गया, ठीक है। राज्यों का राज्यपाल कितने नंबर पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर पे। उसके बाद देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये कितने नंबर पे आते हैं आपके, 6ठे नंबर पे। और यहाँ देखो क्या दे रहा है, राज्यों के मुख्यमंत्री, जो एकदम से बहुत ही नीचे वाले स्तर पे थे इनके कंपेयर में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। आप इसको 1-2 बार रिकॉल कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। कम से कम 5 से 6 तक आपको याद रहना ही चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था, बताओ क्या होगा। देखो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जो रिलेशन था काफी अच्छा था, लेकिन एक टाइम के बाद बीच में कंट्रोवर्सी में आ गया था। देखो हुआ क्या था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। जब तक कांग्रेस आजाद हुआ तब तक लगातार कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, कंटिन्यूअसली चल रहा था। इवन बीच बीच में स्पेशल अधिवेशन भी होता था, ठीक है। और हर कांग्रेस के अधिवेशन में क्या होता था ना, वहां पे अध्यक्ष इलेक्ट किए जाते थे। तो सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था, ठीक है, उन्होंने 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता, ठीक है। एक बार जीता 1938 में और एक बार जीता 1939 में। और 1948 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो हरिपुरा जो है ये आपका गुजरात का एक शहर है। हरिपुरा जो है ये आपका गुजरात का एक शहर है। यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे खड़े हुए थे और महात्मा गांधी इनके काफी सपोर्टिव रहे थे। और 1938 में जो अधिवेशन हुआ था ना, ये 51वें नंबर का था, ठीक है। कितने नंबर का था, 51 नंबर का था। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे खड़े हुए और चुनाव जीत भी गए और हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता भी किए। तो यहाँ पे इनको सपोर्ट कौन कर रहा था, महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन देखो हुआ क्या, आखिर डिस्प्यूट कब शुरू हुआ महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच, तो डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा सैन्य प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे थे, गर्म खून वाले व्यक्ति थे। उनका एक नारा भी आपको याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब वो देश के लिए लड़ना चाहते थे और बिना डरे बिना निर्भीक हुए। और उस टाइप का उनका भाषण देने का तरीका भी था जिससे युवाओं में जोश आ रहा था, ठीक है। अब जोश के साथ आप कह लो कि हिंसा भी करने को युवा तैयार थे। और महात्मा गांधी इस चीज के विरोधी थे, ठीक है। महात्मा गांधी इस चीज के विरोधी थे और सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षता करने का तरीका जो है वो महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया। दोनों का विचारधारा बिल्कुल ही अलग था एक दूसरे से। और इसी वजह से क्या हुआ, थोड़ा बहुत मनमुटाव शुरू हुआ, ठीक है। तो चलो पहले साल तो अध्यक्ष बन चुके थे, तो कैसे कैसे आपका क्या हो गया, अध्यक्षता हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ ना, आपका अगले साल फिर से क्या हुआ कि आपका
अगले साल फिर 1939 में फिर से एक अधिवेशन होना था। इस बार कहाँ अधिवेशन होना था? त्रिपुरी में। और ये त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? तो ये त्रिपुरी जो पड़ता है ये आपका एमपी शहर में पड़ता है, ठीक है। 1939 का अधिवेशन कहाँ होना था? त्रिपुरी में होना था। और यहाँ फिर से सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे, किसका? कांग्रेस के पद का। और महात्मा गांधी यहाँ एक अपने व्यक्ति को उतारे, अपने अपने क्या कर सकते हो आप, वहां पे वो अपने द्वारा एक व्यक्ति कैंडिडेट को खड़े किए, जिनका नाम क्या था? पट्टाभी सीतारमैया। फिर से सुनिएगा, 1938 में महात्मा गांधी जी भी काफी कोऑपरेट किए थे सुभाष चंद्र बोस को कि वो कांग्रेस का अध्यक्षता संभाले, बट सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा उनको पसंद नहीं आया। और क्या हुआ कि अगले साल, उस साल तो हो गया, अगले साल फिर से 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर से खड़े हुए, जो कि जैसे ही महात्मा गांधी के द्वारा पट्टाभी सीतारमैया को आगे किया गया, सभी लोग जान रहा था कि भाई महात्मा गांधी का एक अलग क्रेज था, महात्मा गांधी खड़े हुए हैं, वो अपने किसी कैंडिडेट को खड़े किए हैं, एक सेकंड, वो अपने किसी कैंडिडेट को खड़े किए हैं, तब वहां पे वही जीतने वाले। लेकिन आपको पता है उसके बाद भी क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस को वहां पे कितना वोट मिला था? सुभाष चंद्र बोस को वहां पे 1580 वोट मिला। सुभाष चंद्र बोस को वहां पर 1580 वोट मिला और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिला। और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस क्या हुए? जीत गए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि महात्मा गांधी यहाँ पे नाराज हो गए और इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया की हार को खुद की हार बताई और काफी ये मतलब उदास कह लो, काफी ये नाराज भी हो गए थे। और इसी वजह से, लेकिन पूरा का पूरा यही रीजन नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को खुश करने के लिए इस्तीफा दे दिए। कुछ ऐसा सिचुएशन बना था, उनकी खुद की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि अंग्रेज से लड़ने के बजाय हम आपस में ही लड़ते रहें, इसलिए वो इस्तीफा दे दिए कि भाई ठीक है, हम इस्तीफा दे रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए फिर से सवाल राइज होता है कि आप बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष उस साल कौन बना था? 1939 में कौन बना था, ठीक है। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1857 नहीं 97, 23 जनवरी 1897 में, ठीक है, 1897 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त। और इनका मृत्यु आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा विवादित रहा, आज तक इनका डेड बॉडी तक पता नहीं चला था, ठीक है। और ये जो थे, इनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध था, जय हिंद का नारा बहुत प्रसिद्ध था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुत प्रसिद्ध था। और इनका जो जन्म दिवस है, ठीक है, 23 जनवरी, इस दिन को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। और आप बताओ कि पराक्रम दिवस जो है, ठीक है, ये मोदी जी के द्वारा इस चीज की घोषणा की गई और कब से मनाया जा रहा है? तो ये दिवस जो मनाया जा रहा है 2021 से मनाया जा रहा है, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं। आप बताओ कि महात्मा गांधी जो थे पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे? पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे? तो ये भाग लिए थे 1901 के अधिवेशन में। जबकि आपसे सवाल करता है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध स्मारक का नाम दिया गया है, मॉन्यूमेंट का नाम दिया गया और पूछा कि आप बताओ कि इसमें से कौन सा जो है ये कर्नाटक में स्थित है। तो देखिएगा, बड़ा इमाम बाड़ा, ये कहाँ है? ये है आपका लखनऊ में, ठीक है। कहाँ है? लखनऊ में। कुतुब मीनार, ये कहाँ है? तो ये है आपका दिल्ली में, दिल्ली इन द सेंस न्यू दिल्ली। और चार मीनार कहाँ है? तो ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। जबकि आप देखते हो गोल गुंबज, तो ये कहाँ है? ये कर्नाटक में एक शहर है जिसका नाम क्या है? बीजापुर, बीजापुर यही है, ठीक है। अगर बात करें कि ये जो आपका गोल गुंबज है, गोल गुंबज ये है क्या? तो ये आपका एक मकबरा है, ठीक है, मकबरा है, ये टॉम्ब है। और किसका है? तो आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह कौन था? तो एक शासक रहा था कर्नाटक में कभी। और अगर देखें कि ये जो आपका मकबरा है, इसका डिजाइन कौन तैयार किया था? इसका जो डिजाइन था ये कौन तैयार किया था? तो ये आपका याकूत नामक एक व्यक्ति किया था। याकूत, ये कौन था? तो ये आपका फारसी वास्तुकार था, फारसी
वास्तुकार। जो इसको कब बनाया था, तो 1656 ईस्वी में ये बन के तैयार हो गया था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोल गुंबज किस सदी में बन के तैयार हो गया था। 1656 जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 17वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि इस मोनूमेंट में जो है ना, एक भी पिलर नहीं है। ठीक है, ये जो मोनूमेंट है, ये जो स्मारक है, इसमें क्या है, इसमें एक भी पिलर नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज, इसको संज्ञा दिया गया है किस चीज का, तो साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का साउथ इंडिया का ताजमहल। साउथ इंडिया का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो गोल गुंबज को ही कहा जाता है। ठीक ना, चलो आंसर लगा लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। देखिएगा, भाजा गुफाएं डॉट डॉट में स्थित है। सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भाजा की गुफाएं। देखो नॉर्मली अगर आपको तुक्का लगाना रहे तो पता है कैसे, वैसे तुक्का लगाना नहीं चाहिए। तुक्का लगाना इन द सेंस पता है क्या होता है कि आप दो ऑप्शन में आप क्लियर हो कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे हो। आप देखो ना, भारत का कौन सा राज्य है जो गुफाओं के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जैसे मध्य प्रदेश में देखो कौन सा गुफा है, भीमबेटका का गुफा बड़ा प्रसिद्ध है, जिससे हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है ना। उसके बाद आप देखो अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सारा का सारा गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो रहा है कि ये जो है ना पर्वतीय एरिया है, और यहाँ पे चट्टानों को काट काट करके क्या बनाया गया है, बहुत सारी गुफा और घूमने लायक जगह बनाया गया है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन को। सवाल है अपना कि भाजा गुफाएं डॉट डॉट में स्थित है। ऑप्शन देख लो भाई, बिहार। आप बताओ कि हम लोग बिहार के हैं, अगर भाजा गुफा यहाँ होता तो क्या हम लोग को नहीं पता चलता, पता चलता ना, लेकिन नहीं है। राजस्थान में आएगा, पहाड़ पर्वतों की संख्या यहाँ भी कम है, बिकॉज रेगिस्तानी एरिया है, तो राजस्थान भी नहीं होगा। उसके बाद आइएगा यूपी और महाराष्ट्र। तो जाहिर सी बात है कि जब आप दो ऑप्शन छांट ले रहे हो तो यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। और क्या लगता है, महाराष्ट्र सही होगा, ऑफ कोर्स सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम क्या है, पुणे। तो जो भाजा की गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र के पुणे में। और ये किस धर्म से संबंधित है यहाँ पे, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। किससे, बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में पूछेगा किस संप्रदाय से, तो हीनयान। आपको पता है ना, बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय बट गए थे, हीनयान और महायान। ठीक ना, तो ये जो आपका हीनयान से संबंधित है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये जो भाजा गुफा है ना, ये जो भाजा गुफा है ये आपका 22 चट्टानों को काट कर बनाया गया। ठीक ना, 22 चट्टानों को ये काट कर बनाया गया है, इतना याद रखिएगा। वैसे महाराष्ट्र आया तो आप स्किप नहीं कर सकते हो। महाराष्ट्र में आपका एलोरा का गुफा है कि नहीं बताओ, अजंता की गुफा है ना। उसके बाद एक आपका एलिफेंटा की गुफा है, एलिफेंटा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं, इवन बने हुए भी। आप सर्च करके देखना, सवाल दिया हुआ था ना कि 3-4 गुफा का नाम दिया हुआ था और पूछा था आपसे कि बताओ भाई इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। तो जो एलोरा का गुफा है ना, इसमें कितने गुफे हैं, तो इसमें आपका देखिएगा एलोरा का गुफा में 34 गुफा है। ठीक है, 34। इसमें कितना है, अजंता में, तो ये आपका 29 गुफा है। और अगर एक चीज और देखें कि एलोरा के गुफा को क्या यूनेस्को में जगह दिया गया है, एलोरा की गुफा को क्या यूनेस्को में जगह दिया गया है, तो हाँ भाई दिया गया है। और कब शामिल किया गया था यूनेस्को में, 1983 में। इसको भी 1983 में और इसको 1987 में। तो ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। और आप एक चीज और बताइएगा कि आपका यूनेस्को में टोटल भारतीय स्थल कितने हो चुके हैं। ठीक है, कितने हो चुके हैं, 43, 44 के लमसम में। आप बताना कि कितने हुए, 43 ही है। नेक्स्ट में देखिएगा, रानी की वाव। ठीक है, ये आपका, अगर आप 100 रुपया का नोट देखें ना तो आप रानी की वाव भी देखे होंगे, वो बात अलग है कि कभी गौर नहीं किए होंगे। रानी की वाव, रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल, वेल मतलब क्या होता है, कुआं। क्वीन स्टेपवेल्स नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। देखो लाइन टोटल मिला के क्या कहना चाह रहा है। पहले तो आपको बताया कि रानी की वाव जो है, ठीक है, ये क्या एक प्रकार का स्मारक है। और आपसे सवाल कर रहा है ना कि ये जो रानी की वाव है ये किस नदी के किनारे पे बना हुआ है, किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि ये जो रानी का वाव है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। और आप एक चीज देखो कि ये जो आप 100 रुपया का नोट देखते हो ना, 100 रुपया का नोट, उसमें आपका रानी का वाव देखने को आपको मिलता है। ठीक है, वहां जो आपका फिगर आउट किया गया है वो किसका है, वो रानी की वाव का है। और भी अगर देखें तो ये एक प्रकार का सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, सीढ़ीदार, 100 रुपया का नोट निकालिए अपने पॉकेट से और देखिए सीढ़ीदार कुआं। ठीक ना, 100 रुपये का नोट निकालिए
और उसमें देखिए क्या रानी की वाव आपको दिख रहा है कि नहीं, ये क्या है ना, ये अपोजिट साइड कुआं है और पूरा सीढ़ी से बना हुआ, आप वहां पे नीचे उतर सकते हो। ठीक है, इसको आपका यूनेस्को में भी जगह दिया गया है। और कब जगह दिया गया इसको यूनेस्को में? 2014 में। ठीक है, और अगर देखें तो ये इसका जो निर्माण हुआ था ये किस वंश के शासकों के समय में हुआ था? किस वंश के शासक के समय हुआ था? तो चालुक्य वंश के शासक के समय इसका जो है आपका निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा, हाँ नदी का सवाल कर रहा था ना कि किस नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा आपका सरस्वती नदी के किनारे, है ना, सरस्वती नदी के किनारे। अगर हम लोग बात करें सरस्वती नदी के बारे में, तो ऋग्वेद के बारे में जो आप पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि ऋग्वेद में ना गंगा नदी का मात्र एक बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोगी नदी किसको बताया गया? तो वो बताया गया आपका सिंधु नदी को। जबकि सबसे ज्यादा पवित्र नदी किसको बताया गया? तो वो बताया गया था सरस्वती को। कैसे पता चलता है? तो ऋग्वेद में ना सरस्वती के लिए 3 नाम यूज हुआ था, नदी तमा, माते तमा, नदी तमा। ठीक है, 3 नाम यूज हुआ था। एक था आपका नदी तमा, एक था माते तमा, और एक कौन था याद नहीं आ रहा। सरस्वती का एक नाम था आपका नदी तमा था, एक माते तमा था, हाँ एक देवी तमा था, एक देवी तमा। तो आप किसी को इतना रेस्पेक्टफुली नाम दे रहे हो तो इससे पता चलता है कि भाई उसकी इंपॉर्टेंस जो है, उसका जो पवित्रता था वो बहुत ज्यादा था। और इसी से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी माना गया था। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखना। देखिएगा, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? ठीक है, ये वही हरमंदिर साहब है जिसको आप स्वर्ण टेम्पल कहते हो, स्वर्ण मंदिर कहते हो। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका अमृतसर शहर में। और अमृतसर का शहर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका पंजाब में। अगर बात करें अमृतसर, तो अमृतसर ना एक तालाब भी हुआ करता था, जो किसके समय निर्माण हुआ था इसका? गुरु रामदास। गुरु रामदास कौन थे? तो सिखों के गुरु थे, है ना। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर वहां पे हुआ क्या था ना कि अकबर के द्वारा आपका कुछ गांव जो था वो आपका दान में दिया गया था। और वहां पे पहले तो तालाब का निर्माण किया गया। आपको पता है ये जो मंदिर है ना, ये आपका पूरी तरीके से ना तालाब के बीचों बीच स्थित है, तालाब के बीचों बीच स्थित है। और इस पे आपका सोना का परत चढ़ाया गया है। जो कौन चढ़ाया है? तो वो चढ़ाया है आपका रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह, ये आपके पंजाब के शासक थे एक टाइम में। तो अगर आपसे सवाल करता है ना कि जो अमृतसर मंदिर है, स्वर्ण टेम्पल है, जो आपका हरमंदिर साहब मंदिर है, इसका नींव किसके समय रखा गया था? नींव रखा गया था गुरु रामदास के समय। ठीक है, नींव किसके समय रखा गया था? गुरु रामदास के समय। और कहा जाता है, कोई बुक बोलता है कि गुरु रामदास ने एक मुस्लिम संत के द्वारा, जिनका नाम था मिर्जा मीर, इनके द्वारा इस हरमंदिर साहब का नींव रखवाया था। जबकि पूरा कौन करवाया था इसका निर्माण? अर्जुन देव के समय ये काम पूरा हुआ था। इसमें बहुत सारे लोगों ने वर्क किया था। एक जस्सा सिंह नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी इसका निर्माण करवाया था। और सोना का परत कौन चढ़वाया था? तो सोना का परत आपका चढ़वाया था कौन? रणजीत सिंह, जो थे आपके पंजाब के शासक थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी, है ना। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? तो बड़ा ही प्रसिद्ध व्यक्ति है भगवंत मान। ठीक है, गलती लिखा गया, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? भगवंत मान यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो गवर्नर हो जाएंगे, आप लिखना यहाँ पे, गुलाब चंद कटारिया। ये कभी आसाम के भी सीएम रहे थे, सॉरी गवर्नर रहे थे, गुलाब चंद कटारिया। चलिए आगे आइएगा। देखिएगा, इनमें से कौन सा दक्षिण भारतीय शहर पर्यटन स्थल अराकू नहीं होगा, अराकू होगा। अराकू वैली मतलब घाटी होता है। ठीक है, अराकू घाटी के सबसे नजदीक स्थित है। सवाल कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा शहर जो है ये अराकू वैली के स्थित है। तो अराकू वैली जो है ना, सबसे पहले तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? ये आपका पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये जो हिल है आपका, ये विशाखापत्तनम में स्थित है। ठीक ना। और आपका देखो ऑप्शन में जो विशाखापत्तनम से ही संबंधित दिया हुआ है। और ये है क्या? तो ये अराकू घाटी है। ये एक प्रकार का क्या है? ये आपका एक प्रकार का हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें किसके बारे में? अगर बात करें आंध्रा के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के भी सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है सी चंद्रबाबू नायडू। अभी बहुत फेमस भी चल रहे हैं, है ना, बहुत विवाद में भी चल रहे हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हो जाएंगे एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल
नजीर जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे। नेक्स्ट में देखना, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? ठीक है, 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, रिसेंट में मनाया गया। और कब से कब तक मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी पे जाइएगा, 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया था। ठीक है, अगर बात करें विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस तो ये मनाया जाता है आपका, देखो एक विश्व वाला भी होता है जो कि वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाएगा, और एक राष्ट्रीय वाला भी होता है। विश्व वाला कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपका 3 मार्च, 3 मार्च और 3 मार्च, ठीक ना। और आप जाइएगा राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस तो ये हो जाएगा आपका 4 सितंबर, ठीक ना। और अगर बात करें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के बारे में, ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में चर्चा कब हुआ था, विचार कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, पहली बार विचार हो रहा था कि हाँ भाई हम लोग 1 सप्ताह तक ये मुहिम चला करके लोगों को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। तो 1952 में विचार दिया गया कि हम लोग वन्यजीव सप्ताह मनाएंगे 1 सप्ताह तक, और उस समय तक लोगों को जागरूक करेंगे ताकि हमारा वन्य जीव जो है उनको संरक्षण मिल सके। और फाइनली शुरुआत कब हुआ था मनाया जाना? 1957 से, ठीक ना। चलो नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 का वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, ये आपका फिल्म का अवार्ड है और सबसे बड़ा अवार्ड के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ राशि भी मिलती है, और वो राशि कितनी मिलती है? 10 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, सबसे पहले किसको मिला था? तो सबसे पहले मिला था देविका रानी को। किसको मिला था? देविका रानी को। ठीक है, और ये जो आपका मिल रहा है ना 2022 में, ये 54वें नंबर का मिल रहा है। और ये किसको मिल रहा है? तो ये मिल रहा है मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, आपको याद होगा मूवी वगैरह में देखे होंगे कि ये साइकिल के पीछे छिप करके भी अगर गोली मारते हैं तो इनको नहीं लगता है, और सामने अगर ट्रक के पीछे भी छिप के कोई गोली मारा है तो उनको लग जाता है। मिथुन चक्रवर्ती को मिल रहा है, 54वें नंबर का मिल रहा है। अच्छा, 2021 में ना ये 53वें नंबर का, ये किसको मिला था? 53वें नंबर का किसको मिला था, इसको बताइएगा। बहुत ही फेमस महिला रही थी। ठीक है, 53वें नंबर का जो मिला था वो मिला था वहीदा रहमान को। ठीक है, काफी पुरानी एक्ट्रेस रही थी वहीदा रहमान। तो घोषणा हो चुका है कि 54 नंबर का जो 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है किसको मिल रहा है? मिथुन चक्रवर्ती को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती का जो पहला मूवी था ये कौन सा था? तो ये था आपका मृग्या करके एक मूवी था। ठीक ना, मृग्या। चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, हल्के मत लेना। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलो देखते हैं क्या पूछ कर रहा है। तो आप जैसा कि ऑप्शन देख रहे हो तो आपको शहर का नाम दिया हुआ है, साथ में मॉन्यूमेंट का नाम दिया हुआ है, स्मारक वगैरह का नाम दिया हुआ है। जैसे देखो हम्पी जो है एक प्रकार का स्मारक है, ये है कहाँ? तो ये कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सिकरी जिसका निर्माण कौन कराया था? अकबर कराया था, ये कहाँ है? यूपी में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आइएगा कोणार्क जो है ये शहर है, और ये है कहाँ? तो ये है आपका उड़ीसा में, ये भी सही है। नेक्स्ट में आते हैं भीमबेटका। अभी कुछ देर पहले भीमबेटका का चर्चा भी हुआ था। भीमबेटका ये है क्या? देखो भीमबेटका के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाओ कि भीमबेटका जो है ये एमपी में स्थित है क्या? तो ये है आपका एक गुफा है। ठीक है, और गुफा में भी क्या है? चित्र बना हुआ है। देखो आज के टाइम में हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, कॉपी है, पेन है, मोबाइल है, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह वगैरह सब कुछ। उसके बाद भी देखो कि आप जहाँ भी क्लास में पढ़ते हो ना, आप देखना पूरा बेंच वहाँ का ना घिनाया हुआ रहता है, मतलब लोग उस पर भी लिखते रहता है। आप कहीं जाओ घूमने, देखो दीवार पे लिखा हुआ, पेड़ पे लिखा हुआ, मतलब इंसान को जहाँ टाइम मिला वहाँ लिख लिया बैठ करके। तो आप सोचो कि प्रागैतिहासिक काल में तो इंसान के पास कुछ भी नहीं था सिवाय पत्थर का, लेकिन उस समय भी लोग में क्यूरियोसिटी था जो आज वाला है, और उस समय भी लोग बैठ करके पत्थर पे बड़ा बड़ा चित्र बनाया करता था। तो उसी चित्र को बहुत बाद में ये चीज पता किया गया कि भाई यहाँ पे जो गुफा, और यहाँ पे ना इस सब टाइप का छोटा छोटा इस टाइप का आपको फोटो बना हुआ मिलेगा, और वो पत्थर पे भी पता है क्या, वो ऐसे ऐसे ना वो उस पर चुभा करके नुकीला टपका करके वो चित्र बनाया गया। तो पहले तो लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते थे, लेकिन एक आदमी निकल के आया जिसका नाम क्या था? विष्णु श्रीधर वांकणकर।
ठीक है। विष्णु श्रीधर वांकणकर, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया इस पर, और 1957-58 में 1957-58 में इन्होंने क्या किया, काफ़ी कुछ पता करके यूरेनियम 235 कह लो, कार्बन 14 कह लो, सबका यूज किया और पता किया कि हाँ भाई ये जो आपका गुफा चित्र है ना, ये अभी का नहीं बना हुआ, ये हजारों साल पहले का बना हुआ है, प्रागैतिहासिक काल का बना हुआ है। तब जाकर के हमारे बहुत सारा इतिहास रिवील हुआ था। तो इस चीज को याद रखिएगा। 1957-58 में विष्णु श्रीधर वांकणकर के द्वारा भीमबेटका के गुफा चित्र को क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। और आगे जाकर के 2003 में इसको कहाँ शामिल किया गया, तो यूनेस्को में भी शामिल किया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। है कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। वैसे पता है छत्तीसगढ़ जो है एमपी से ही अलग हुआ है, और देख लो कि कितना क्लोज ऑप्शन दिया है, ठीक ना। एमपी जो है आपका, सॉरी छत्तीसगढ़ जो है आपका एमपी से ही अलग हुआ है। कब अलग हुआ आपको बहुत बार बताया गया, डेट आप बताइएगा कब अलग हुआ था, ठीक ना। चलो देखो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे विद फैक्ट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।